सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंघल, टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय दिरांग। विद्यार्थियों, ये कविता जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, आत्मकथ्य। और ये थोड़ी सी बड़ी कविता है, इसलिए इसको हमने 3 भागों में पढ़ा है। 2 भाग हमने इसके पढ़ लिए हैं, तीसरा भाग हम यहाँ से पढ़ेंगे, मिला कहाँ वह सुख। तो वो हमने इसलिए पढ़ा था ताकि आपको बोरियत न हो, आपको ये उबाऊ न लगे और ज़्यादा न हो, लंबे वीडियो न हो, और इसको छोटे छोटे भागों में बांट करके और इसको हम हृदयंगम कर सके, हम अच्छी तरीके से समझ सकें। इसलिए हमने इसको कविता को 3 भागों में पढ़ा है। आज हम तीसरा भाग यहाँ से पढ़ेंगे। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं सौपन देखकर जाग गया। तो सर्वप्रथम तो यही बात है कि इस कविता का क्या नाम है? आत्मकथ्य है। इस कविता के लेखक के क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद। और इस कविता की भाषा कैसी है? खड़ी बोली है। तो आत्मकथ्य में देखते हैं कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं सौपन देखकर जाग गया। कवि कहता है कि मुझे वह सुख नहीं मिला जिसे प्राप्त करने के लिए मैं सुख का सौपन देखकर जाग गया। कवि को कौन सा सुख नहीं मिला? जिस सुख को वह सौपन में देखकर जाग गया। यानी सपने मधुर होते हैं, और सपनों में कवि जाग गया तो वह उसका सपना टूट गया, उसका सुख भी चला गया सपने के साथ ही। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। आलिंगन यानी बाहों में आना, बाजुओं में आना। आलिंगन में आते आते, देखिए आते आते एक शब्द 2 बार आए और दोनों ही बार एक ही अर्थ हो। आते का मतलब आना और इसका मतलब भी आना, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। मुस्कुरा कर यानी मुस्कुरा कर भाग गया। कौन? मधुर सौपन। वह ऐसा सुख था जो मेरे आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर भाग गया, अर्थात कवि उसे पकड़ नहीं सका। तो सुख भी कैसे होते हैं? काल्पनिक होते हैं। सुख और दुख जिंदगी के भाग हैं, वो आते जाते रहते हैं। हम सुख को दुख को पकड़ कर रख नहीं सकते। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, जिसके अरुण कपोल यानी लाल जो गाल हैं, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा, अनुरागनी प्रेमी रूपिणी, उषा यानी रात्रि, उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। यानी कवि स्मरण करता है कि जिस प्रेयसी के लाल गालों की सुंदर मत वाली छाया में अनुरागिनी उषा भी अपना सुहाग देखती थी। जिस प्रेमी की अरुण कपोलों की यानी लाल गालों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागिनी प्रेमी रात्रि भी क्या देखती थी? अपना नुज सुहाग, अपना सुहाग देखती थी। अर्थात गालों की लालिमा में मानो उषा की लालिमा और मधुर रूप धारण कर लेती थी। जिसके अरुण कपोलों पे यानी उसकी प्रेयसी के गाल इतने सुंदर थे कि अनुरागिनी रात्रि भी क्या लेती थी? अपना निज सुहाग उसमें देखती थी। अनुरागिनी अनुराग रखने वाली, प्रेम रखने वाली, उषा यानी रात्रि, सुहाग सिंदूर, मधुमाया मतलब अपनी मधुर स्मृति छाया। उसकी स्मृति पाथे बनी है, पथे थके पथिक की पंथा की। उसकी स्मृति यानी याद। पाथे शब्द पथ से बना है, और पथ यानी रास्ता। रास्ते में हम जब लंबी दूरी की यात्रा तय करते हैं तो खाने के लिए अपने सामान, जो खाने के लिए भोजन सामग्री हम साथ ले जाते हैं, उसे पाथे कहते हैं। उसकी स्मृति पाथे बनी यानी अब लेखक के जीवन रूपी पथ पर अपनी प्रेमिका की स्मृति, उसकी याद ही लेखक का पाथे है। जिस तरह से एक राहगीर है, वो अपने पथ पर, अपने रास्ते पर खाने का सामान लेकर जाता है और उसी के सारे वो अपनी यात्रा तय करता है, तो लेखक भी अपनी प्रेयसी, अपनी प्रेमिका के सहारे, उसकी स्मृति के सहारे क्या अपने जीवन रूपी पथ को क्या करता है? पार करता है। थके, पथिक की पंथा, पथिक पथ पे चलने वाला। और कैसा है पथिक? थका हुआ।
पथिक की पंथा की, देखो यहाँ अनुप्रास अलंकार है, पथिक पे कह कह, ये 2 बार आया है, पथिक पंथा की। तो थके पंथिक, पथिक की पंथा की, उसकी स्मृति पाथेय बनी थके पंथिक की पंथा की, यानी कवि भी एक तरह से थका हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में सुख नहीं है, दुख ही दुख है, तो वो थक गया है और अपने उस प्रेमी की याद को, उस प्रेमी के स्मरण को पाथेय बना रहा है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा की। कंथा क्या होती है? गुदड़ी होती है, लेकिन यहाँ गुदड़ी का मतलब अंतर्मन से है। तो तुम जीवन की कथा की परतों को खोलकर भला क्या पाओगे। सीवन, परतें हैं सीवन, सीवन को उधेड़ कर यानी परतों को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा की, यानी मेरी गुदड़ी यानी अंतर्मन को क्या देखोगे, मेरे जीवन को कुरेद कर क्या देखोगे, तुम्हें क्या मिल जाएगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे यानी मेरी जीवन रूपी परतों को उधेड़ कर देखोगे, क्यों मेरी कंथा की, यानी मेरे मन रूपी, मन में जो परतें हैं उनको उधेड़ कर देख कर क्या करोगे। छोटे से जीवन को कैसी बड़ी कथाएं आज कहूं, यानी लेखक यहाँ जीवन को कैसा मान रहा है, छोटा सा मान रहा है। अब देखिए इसमें थके पंथिक की पंथा से, इसमें थका हुआ पथिक क्यों कहा गया है, किसके लिए प्रयोग किया गया है, कवि के लिए प्रयोग किया गया। थका हुआ कौन है? कवि है। और उसकी स्मृति का पाथेय क्यों कहा गया है, उसकी स्मृति में रूप सी प्रेयसी बसी हुई है, यानी वह उसी स्मृति का पाथेय या संबल है, यानी उसी के सारे वो जीना चाहता है। तो देखिए, छोटे से जीवन में कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ। लेखक ने जीवन को कैसा कहा है, छोटा सा कहा है। सीवन उधेड़ने का क्या आशय है, सीवन को उधेड़, सीवन को उधेड़ने का क्या मतलब है, सीवन के उधेड़ने का आशय है कि जीवन की कथा को परत दर परत खोलकर देखना या जानने का प्रयास करना। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। लेखक अपने मन में विचार करता है, लोगों से कहता है कि क्या यह उचित नहीं कि मैं औरों की सुनूं और मैं खुद मौन रहूं, मैं खुद चुपचाप रहूं। तो यहाँ कवि अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता, वह अपनी आत्मकथा इसलिए नहीं लिखना चाहता क्योंकि उसका जीवन दुखों से भरा है। लोग दूसरों के दुखों को सहानुभूति न रखकर उसका मजाक उड़ाते हैं, अतः वो कवि क्या करता है, अपनी आत्मकथा नहीं लिखता है। क्या ये अच्छा नहीं कि मैं औरों की सुनूं और मैं मौन रहूं, मैं खुद तो चुपचाप रहूं लेकिन मैं दूसरों की बातें सुन लूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, यानी वह दूसरों की बातें सुनना और स्वयं चुप रहना चाहता है। उसका कहना है कि वह अपने जीवन की कथा को कहने का समय चुप रहना चाहता है। उसका कहना है कि अपने जीवन की कथा को कहने का समय नहीं आया है। सुनकर तुम क्या भला करोगी मेरी भोली आत्मकथा की, हे अपनी भोली आत्मकथा यानी मन में विचार कर रहा है कि मैं अपनी आत्मकथा को दूसरों को कह दूंगा तो मेरा क्या भला हो जाएगा, इससे तो लोग मेरे पे मजाक ही उड़ाएंगे, मेरे पे व्यंग्य बाण कसेंगे, मेरी मजाक उड़ाएंगे। सुनकर क्या भला करोगी मेरी भोली आत्मकथा, उसकी आत्मकथा कैसी, भोली सीधी सादी आत्मकथा, उसमें कोई ऐसे रहस्य नहीं है, घुमाव नहीं है। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, अभी समय भी नहीं, यानी और लेखक मन में विचार करता है कि लोगों को अपनी आत्मकथा सुनाने का ये उचित समय भी नहीं है, अभी समय नहीं आया है, उसकी व्यथा को शांति रहने दो, उसे कुरेदने का प्रयास मत करो। तो कवि ने अपनी प्रेयसी की सुंदरता का वर्णन किस प्रकार किया है, प्रेयसी का कैसे किया है, जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में। कवि ने अपनी प्रियतमा का सुंदरता का वर्णन कैसे किया, उसके कवि की प्रेयसी के गाल कैसे थे, लाल थे, उसके गालों में मत वाली छाया में उषा भी अपना सुंदर सुहाग देखती थी। प्रेयसी के गालों की लालिमा ने मानो उषा की लालिमा को और भी मधुर रूप, प्रेयसी के लाल गालों के से मानो उषा की लालिमा और भी मधुर रूप धारण कर लेती है। कवि ने अपनी तुलना किससे की है, उसकी स्मृति पाथे बनी है
थके पथिक की पंथा की। कवि ने अपनी तुलना किससे की है? थके हुए पथिक की के साथ तुलना की है। जिस प्रकार एक व्यक्ति है चलता चलता रास्ते में थक जाता है, ऐसे ही जयशंकर प्रसाद है वो भी थका हुआ है। क्यों? क्योंकि उसकी वो अपनी प्रेयसी को याद कर रहा है, अपनी प्रेमिका को याद कर रहा है। आगे अभी समय नहीं है थकी हुई मेरी थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। यानी उसकी जयशंकर प्रसाद की मौन व्यथा है, जो दुख है वो अभी सोया हुआ है, उसे सोने ही दो, उसे कुरेदो मत। क्योंकि किसी का दुख दर्द कुरेदने से और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मेन चीज़ ये है कि अगर हमें कोई पूछे कि कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं, तो इसका है कि आत्मकथा में अपने मन की दुर्बलताओं, कमियों और भूलों का उल्लेख करना पड़ता है। कवि यह सब करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि लोग उस पर मजाक उड़ाएंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे। कवि को अनेक लोगों ने धोखा दिया है, आत्मकथा में उनका भी उल्लेख करना होगा। कवि उन लोगों को अपमानित नहीं करना चाहता। और इसमें एक है अभी समय भी नहीं है, कि इसका क्या मतलब है? इसका ऐसा क्यों कहना चाहता है कवि? अभी तक कवि को ऐसी कोई उपलब्धि नहीं मिल पाई है जिससे लोगों को कुछ उससे प्रेरणा मिल सके। आत्मकथा प्राय जीवन के उत्तरार्ध में लिखी जाती है, यानी जीवन बीत जाता है, लास्ट में लिखी जाती है, और कवि अभी उस अवस्था तक नहीं पहुंचा है। कवि ने अपने अल्पकाल में काफ़ी पीड़ा झेली, उसकी व्यथा बड़ी मुश्किल से सो पाई है। थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, अभी वो सोई हुई है। आत्मकथा लिखकर वह उसे अभी तक नहीं जगाना चाहता, वह अभी उसे पीड़ा को पुनः झेलने को तैयार है। कौन? जयशंकर प्रसाद। कवि के जीवन में अनेक कष्टदायक घटनाएं हैं, अब उनका उल्लेख करने से पुराने घाव हरे हो जाएंगे, तो इसलिए कवि ऐसा नहीं करना चाहता है। कवि के पास कुछ मधुर क्षणों की स्मृतियां भी है, इनके सारे वह अपने जीवन की यात्रा पूरी करना चाहता। उसकी स्मृति पाथे बने थके पथिक की पंथा की। और पाठक उसकी आत्मकथा पढ़कर निरस्ता का अनुभव करेंगे, क्योंकि उन्हें आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, अतः वह कवि का प्रयास निरर्थक हो जाएगा, इसलिए वो आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। यहाँ एक और चीज़ है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? स्मृति को पाथेय बनाने का मतलब यह है कि कवि प्रसाद का अधिकांश जीवन किस में बीता है? व्यथा और पीड़ा से भरा हुआ है। उसके जीवन में केवल कुछ क्षण ही आनंद के आए थे, केवल कुछ क्षण ही आनंद के आए थे। कहाँ मिला वह सुख जिसका मैं सपन देखकर जागा, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। यानी वो सुख आया था वो भी भाग गया। वह अपने प्रेयसी से चांदनी में रात में हंसते खिलखिलाते बातें करता है। उसकी प्रेयसी अद्वितीय सुंदरी, उसके कपोलों पर लाली है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, यानी उसके गालों पर क्या है? लाली है। पर वह सुख भी कवि के आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर भाग गया, अर्थात उससे दूर हो गया। अब तो वह सुख की केवल स्मृति ही शेष है। कवि शेष जीवन उसी के सारे बिता रहा है, यही उसका पाथेय है, यही उसका संबल है। तो इसमें कवि अपना दुख प्रकट कर रहा है। मिला कहाँ वह सुख जिसको मैं सौपन देकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। इसमें कवि कहता है कि वह सुख की कल्पना करते ही रह गया, लेकिन वो सुख क्या हो गया? वो भाग गया। वह उसके निकट आने से पूर्व ही मुस्कुराकर भाग गया, तो यह है अर्थात वो मोहक छलावा दे गया। कभी इच्छित सुख का भोग नहीं कर पाया। भाव यह है कि संसार में सुख की कल्पना क्या है? मात्र छलावा है। वह थोड़ी सी झलक दिखाकर हमसे दूर चला जाता है। दूसरा है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। इसका यहाँ कवि प्रेयसी के रूप सौंदर्य में डूबता प्रतीत होता है, और उसकी प्रेयसी के गालों पर क्या है? लाली फैल रही है। अनुराग से भरी हुई
उषा भी उसमें अपना सुहाग ढूंढती है। कवि की प्रेयसी का सौंदर्य उषा के लिए है डाह का कारण है। कवि की प्रेयसी का सौंदर्य है वो रात के लिए क्या है, ईर्ष्या का विषय है, क्योंकि वो कवि की सुंदर रात्रि को भी कवि की सुंदर रात्रि से बढ़कर कवि की प्रेयसी की सुंदरता को यहाँ दर्शाया गया है। तो अब ये पद आपको विद्यार्थियों समझ में आया होगा। इसके एक एक लाइन को मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया है, इसके शब्दार्थ भी समझा दिए हैं और एक एक लाइन का अर्थ और उसका भावार्थ आपको समझा दिया है। इस पाठ को समझने के लिए इस वीडियो को देखिए, ध्यानपूर्वक सुनिए और समझ में नहीं आए तो दोबारा देखिए। धन्यवाद।